श्री गणेशाय नमः। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके। चैप्टर 34 अभय का बदला स्वरूप। वह अपने पूरा दम लगाकर बैट से उस बेल्ट को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नाकामयाबी हासिल होती है, क्योंकि मिस्टर बाजवा ने उस रूम का हर एक सामान अभय को मद्देनजर रहकर बनवाया था। मिस्टर बाजवा जल्दी से डॉक्टर के पास जाकर बोले, यह इसको हो क्या रहा है? इसे एकदम से इतना सारा गुस्सा क्यों आ रहा है? डॉक्टर साइड पर लगे कंप्यूटर स्क्रीन देखकर बोले, अभय के अंदर जेनेटिक चेंज हो रहे हैं, जिसे अभय के बॉडी सहन नहीं कर पा रही है और एक गुस्से के रूप में उसकी एनर्जी बाहर निकल रही है। लेकिन यह ऐसा कब तक होता रहेगा? इससे तो अभय की जान को भी खतरा हो सकता है। वह अपने आसपास की चीजें और लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। मिस्टर बाजवा परेशान होकर बोले। डॉक्टर उनकी परेशानी को समझकर बोले, मिस्टर बाजवा, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये तो अभय के बॉडी की प्रक्रिया है, इससे इसका होना गुजारना बहुत ही जरूरी है। जितनी जल्दी अभय की बॉडी अपने चेंजेस को एक्सेप्ट कर ले उतना ही अच्छा है। अभय अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था जिसमें कुछ लोग उसे चीता बना रहे थे। अभय उनका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहा था, बल्कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, जिससे हकीकत में उसकी बॉडी स्ट्रेस से गुजर रही होती है। अभय को एकदम से गीत का चेहरा दिखाई देता है, जो उससे बोल रहा था, चीतू तुम्हें क्या हो रहा है? तुम कब पहले जैसे हो जाओगे? तुम कब अपनी को पहले जैसा प्यार करोगे? गीत को देखकर उसका मन शांत होने लगता है। उसकी बॉडी जो तनाव की वजह से रिएक्ट कर रही थी, वह भी धीरे धीरे शांत होने लगती है। लेकिन उसकी बॉडी पर कुछ ब्लैक लाइंस बन जाती है, जो देखने में टैटू जैसी लग रही थी। अभय की आई ब्राउज के ऊपर दो पतली तिरछी पतली लाइंस उसके बालों के अंदर जा रही थी, और उसके चेस्ट पर एक अजीब तरह का सर्कल बन गया था। अभय की पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल चुकी थी। मस्कुलर बॉडी इस बात का सबूत थी। अभय बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। डॉक्टर उसके इस बदलाव को देखकर बोले, इसकी जेनेटिक चेंजिंग प्रक्रिया तो पूरी हो चुकी है। अब देखना यह है कि यह इसकी बॉडी पर क्या असर करती है। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना होगा कि अभय का दिमाग ज्यादा तनाव में ना आए। हमें उसके दिमाग की शांति का पूरा ख्याल रखना होगा। इसके लिए उसे कुछ मेडिटेशन और एक्सरसाइज करनी होगी, जिससे उसका दिमाग उसी के काबू में रहे, एक डॉक्टर ने कहा। मिस्टर बाजवा डॉक्टर की बात को अच्छी तरह समझ रहे थे, और उनको ये भी पता चल चुका था अब अभय के साथ उनको करना क्या है। अभय कुछ घंटे के लिए नींद में जा चुका था, क्योंकि इतना सारा स्ट्रेस झेलने के बाद उसकी बॉडी को आराम चाहिए था। मिस्टर बाजवा सारी बातें समझकर मीटिंग के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उनका मीटिंग करना जरूरी था। मिस्टर बाजवा के जाते ही गीत और सिया जल्दी से अभय के पास जाती हैं, और डॉक्टर से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। डॉक्टर, मेरा भाई कैसा है? उसे एकदम से किया हुआ था, उसकी तबीयत अचानक से खराब क्यों हो गई थी? सिया ने डॉक्टर से कहा। डॉक्टर सिया को देखकर बोले, दिमाग पर ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से उनको गुस्सा आ गया था और वह उस गुस्से को संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए उनको एंगर अटैक आया था। वह तो शुक्र है, वक्त रहते इनका दिमाग खुद ब खुद शांत हो गया, नहीं तो इनके साथ क्या होता, अंदाजा लगाना मुश्किल था। गीत डॉक्टर की बात को भली भांति समझ रही थी, क्योंकि उसने कॉलेज में जब अभय ने उसे गले लगाया था, तब ही गीत ने महसूस किया था कि अभय थोड़ा डरा हुआ है। उसकी हार्ट बीट काफी तेज चल रही थी। सिया के कुछ बात समझ में आती है और बाकी ऊपर से निकल जाती है, या बस अपना सिर हाँ हाँ में हिलाए जा रही थी। डॉक्टर अपनी बात खत्म कर बोले, अब इन्हें कुछ देर अच्छी नींद की जरूरत है, जिससे इनका माइंड रिलैक्स और बॉडी एनर्जेटिक हो जाएगी। इतना गुस्सा करने से इनकी बॉडी की एनर्जी लो हो गई है, और कमाल की बात यह है कि यह खुद को बहुत अच्छी तरह से रिकवर भी कर रहे हैं। पता नहीं क्या चीज इनके दिमाग में चल रही है, जिससे इनको बहुत सुकून मिल रहा है। इस समय अभय के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गीत चल रही थी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। अभय अपने सपने में गीत को पाकर बहुत खुश था। डॉक्टर अपने काम और बात को खत्म कर वहां से चले जाते हैं। गीत और सिया भी अभय को देखने उसके बेड के पास जाती है। अभय के इस नए अवतार को देखकर दोनों चौंक जाती है, क्योंकि अभय इस समय बेड पर लेटा हुआ बहुत अट्रैक्टिव और आई कैचिंग लग रहा था। उसके गोरे बदन पर बने टैटू उसको एक अलग ही अट्रैक्शन दे रहे थे। अभय का एक अलग ही ऑरा दिख रहा था। सिया अपने मुंह पर हाथ रख चौंकने वाले अंदाज में बोली, यार ये कितना हैंडसम लग रहा है, इसके टैटू तो देख एक अलग ही किलर लुक दे रहे हैं। सिया फिर अपने कंधों को उचकाकर बड़े ही प्राउड होकर बोली, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का मेरा भाई है। इसके पीछे तो लड़कियां मक्खियों की तरह घुमा करेगी, लेकिन मेरा भाई किसी को खास तक नहीं डालेगा, उसकी तो पहले कोई है। अपनी बात खत्म कर सिया गीत के कंधे पर अपना कंधा मार देती है, तो गीत दर्द से करा उठती है, क्योंकि अभय ने उसको उसी कंधे पर काटा था।
आओ आओ आओ, जाता देखकर सिया तुम्हारे इसी हैंडसम भाई ने मुझे बंदर की तरह कटा है, गीत अपना कंधा सहलाकर कर बोली। ओ सॉरी सॉरी, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा, सिया ने गीत के कंधे पर फूंक मारकर कहा। अभी यहाँ से चलो, अभय को आराम की जरूरत है। अगर हम इसी के पास खड़े रहकर अपनी पंचायत करते रहेंगे तो इसकी नींद में डिस्टर्बेंस आएगा। अरे कहीं फिर से उठकर हम पर हमला ना कर दे, इस बार ये हम पर हमला ना करें, हमें सीधा खा ही जाए। सिया का हाथ पकड़ गीत उसे बाहर ले जाते हुए बोली। दूसरी तरफ राजवर्धन और सोनाली अपने रूम में आ जाते हैं। सोनाली जल्दी से दूर बंद कर राजवर्धन को धक्का देकर बेड पर गिरा देती है। खुद उसके ऊपर आकर बोली, तो मिस्टर हस्बैंड क्या करने का मूड है? राजवर्धन सोनाली को नीचे पटक कर उसके ऊपर आकर बोला, तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे मेरी नागिन। नागिन सुनकर सोनाली उखड़ जाती है। हटो, मैं तुम्हें नागिन ही दिखती हूँ, तुम्हें प्यार करने का यही फल मिल रहा है मुझे। मैं कितना कुछ कर रही हूँ तुम्हारे लिए और तुम हो कि जाओ, मैं बात नहीं करती तुमसे, सोनाली झूठा गुस्सा करके बोली। ओह तुम तो गुस्सा हो गई, तुम मेरी जान हो, तुम्हारे बिना सांस लेना भी मुमकिन नहीं है, और सही तो कहा मैंने, तुम मेरी एक नागिन बनकर ही तो रक्षा कर रही हो, तुम मेरी नागिन और मैं तुम्हारा नाग, बोलकर राजवर्धन अपने होंठ सोनाली के होंठों पर रख देता है। सोनाली राजवर्धन से मिल रहे प्यार को अपना प्यार देने लगती है। कुछ ही देर में उनके कपड़े उनके शरीर से जुदा हो जाते हैं और दोनों अपनी प्यार की दुनिया में डुबकी मारने लगते हैं। उनका पूरा कमरा सिसकियों और मौन से भर जाता है। सोनाली कुछ ज्यादा ही चीख रही थी, जिससे राजवर्धन और ज्यादा एक्साइटेड होकर ताकत का यूज कर रहा था। बाहर से आते जाते सर्वेंट आसानी से उनकी आवाज सुन सकते थे। घर की ओल्ड सर्वेंट ये सुनकर अपना मुंह बना रही थी और मन ही मन उसकी बेशर्मी पर उसे कोस रही थी। वही संघर्ष राजवंश एक पार्टी प्लानर को बुला लेते हैं। संघर्ष राजवर्धन और सोनाली को उनकी शादी की सरप्राइज रिसेप्शन पार्टी देना चाहते थे। इसकी खबर किसी को कानो कान ना हो, इसलिए वह इसमें विक्रम को भी शामिल नहीं करते हैं। और वैसे भी संघर्ष राजवंश जानते थे अगर वह विक्रम से ये सब करने के लिए बोलेंगे तो विक्रम पहले तो मना कर देगा, लेकिन उनकी बात का मान रखने के लिए विक्रम अपने बेमन से इस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन करता, इसलिए उन्होंने खुद से डिसाइड किया कि इस पार्टी का पूरा जिम्मा खुद उठाएंगे। इतनी खुफिया तैयारी करने के बाद भी विक्रम को संघर्ष राजवंश का सारा प्लान पता चल जाता है। विक्रम उनके पास आकर उन्हें बोला, पापा जब आपने सोनाली और राजवर्धन की शादी को एक्सेप्ट कर ही लिया है और आप चाहते हैं सोनाली यहाँ रहे, आप उनके लिए रिसेप्शन पार्टी प्लान कर रहे हैं, तो ये सब मुझसे छुपाने की क्या जरूरत है? अभी नहीं तो आगे तो मुझे पता चल ही जाता। संघर्ष राजवंश अपनी तिरछी मुस्कान से बोले, मुझे लगा ही था मैं कुछ भी छिप कर करूंगा, तुमसे कोई बात छिप नहीं सकती है। अब जब तुम्हें सब पता चल ही गया है तो पार्टी प्लान करने में मेरी हेल्प करो। पापा अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है फिर मुझे इन दोनों की शादी से कुछ खुशी हुई है, विक्रम नाराज होकर बोला। विक्रम के मन में एक बात एकदम से आती है, अगर बेशक पार्टी में मिस्टर बाजवा को इनवाइट करूं तो हमारे बिजनेस को एक किक मिल सकती है, साथ में मुझे अभय से मिलने का मौका फिर से मिल जाएगा। विक्रम को खोया हुआ देख मिस्टर संघर्ष राजवंश बोले, अगर तुम्हारे मन में कोई बात चल रही है तो वह तो मुझसे बोल सकते हो। अपने पापा की बात सुनकर विक्रम बोले, अगर आप इजाजत दें तो मैं मिस्टर बाजवा को इस पार्टी के लिए इनवाइट कर दूं, इससे हमारे बिजनेस को बहुत प्रॉफिट होगा। विक्रम की बात सुन संघर्ष राजवंश मुस्कुरा कर बोले, अब जब तुम मेरी इतनी हेल्प कर ही रहे हो तो मैं तुम्हें इतनी छूट तो दे ही सकता हूं कि तुम अपने दोस्तों को और बिजनेस पार्टनर को इनवाइट कर सको। बजावा पैलेस। इन सब के बीच गीत भी बहुत थक चुकी थी। गीत फ्रेश होकर अपने कपड़े चेंज कर सो जाती है। सिया भी अपनी डेली हैबिट की वजह से सो चुकी थी। अभय फिर भी अब होश आ चुका था। अभय जब अपनी आंखें खोलता है तो वह खुद को बेड पर बंधा हुआ पाता है। अभय पिछले कुछ घंटे को याद करने की कोशिश करता है। दिमाग पर जोर डालने पर अभय के सिर में हल्का सा दर्द होता है, लेकिन फिर उसे सारी चीजें ही धीरे धीरे याद आ जाती है। गीत ने उसे गुस्से में फ्रेंच किस किया था सोचकर अभय के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। फिर एकदम ही उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ साफ दिखाई देने लगती है, क्योंकि उसे गीत को काटना और उसे मारना ही याद आ चुका था। अभय अपने आप को जल्दी से बेड से खोलने की कोशिश करता है। कुछ ही देर में वो अपना एक हाथ आजाद करने में कामयाब हो जाता है। फिर खुद को पूरा आजाद करके अभय जल्दी से गीत को देखने अपने रूम में चला जाता है। गीत मेहरून शॉर्ट नाइट सूट में लेटी हुई थी। अभय उसके पास जाकर सबसे पहले उसके माथे पर किस करता है और जहां जहां अभय ने उसे काटा था उन चोटों को देखने लगता है। साथ ही गीत के चेहरे पर नाखून के खरोच के निशान में आ गए थे। अजय जब गीत चेहरे पर प्यार से हाथ फेरता है तो गीत की नींद खुल जाती है। अभय को अपने इतना नजदीक देख गीत उसे हक कर लेती है और अपनी डरी हुई आवाज में बोली, अभय तुम ठीक हो गए?
हाँ जान, एंड आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, अभय अपनी मेलोडियस वॉयस में बोला। अभय के मुंह से ये शब्द सुन गीत सोचने लगी वो शायद सपना देख रही है। क्या सोच रही हो जान, तुम मुझे किस करके पनिश कर सकती हो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, अभय अपनी मदहोशी भरी आवाज में बोला। टू बी कंटिन्यू। डियर लिसनर्स, आपको मेरी नोवेल अच्छी लग रही है तो आप पॉकेट एफएम पर जाकर इसकी पूरी स्टोरी पढ़ सकते हैं। साथ में अच्छे रिव्यू और कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।